Hello friends, welcome to Level Up IAS. We are in this series. We will be discussing the socio-political and legal issues, and we will explain in a very lucid and exhaustive terms, linking with your syllabus of UPSC, so that you get a overall idea like how these terms are related to your syllabus and what kind of things you can expect in your examination. You can get a certain value added content while you can write your answers. And in this sequence, we are today going to discuss the issues cornering around ordinance. This is a very contemporary thing, and we will see that what constitution says about. We will try to link the static portion with the current affairs, और दोनों को mix करते हुए we will gather a overall knowledge about the constitutional position of the ordinance. क्या ordinance की validity है, कब तक उसको use किया जाए, क्यों और कैसे ordinance इशू किया जा सकता है, इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा ये है आज हमारे देश में कि कुछ महीने पहले, एंड टू बी प्रिसाइज ड्यूरिंग May 2023 there was judgment, landmark judgment of the Supreme Court, and in the case of government of NCT Delhi versus the Lieutenant Governor. मुद्दा ये था कि दिल्ली जो कि अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, however that union territory has got a special status, that is a union territory. Delhi is a union territory with a legislative assembly. मतलब और यूनियन टेरिटरी के तरह नहीं, मतलब दूसरे यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि वहां कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती. यूनियन टेरिटरी इज अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द प्रेसिडेंट. हाउएवर देयर आर टू यूनियन टेरिटरी, दैट इज पौंडीचेरी एंड दिल्ली. दीज आर हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली होने का मतलब यह भी है कि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर हो. नाउ दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ regular state. Regular state, what I mean to say that you can say there is a union government and there is a state government, and this forms the core of Indian Federation. हमारे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपरी लेवल पे और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स होती है जहां पे एक चुनी हुई सरकार चलती है. तो एक चुनी हुई सरकार जो केंद्र में यानी यूनियन गवर्नमेंट पे है, दैट इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड सिमिलरली देयर इज अ चीफ मिनिस्टर हु रन्स an elected government at the state level. Now there is a similar provision for the union territory of Delhi, which is being accorded to it by the article 239AA of the constitution. The dispute before the Supreme Court was that चूंकि बाकी सारे स्टेट्स में जो सर्विसेज होते हैं यानी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, उनके अगेंस्ट एक्शंस लेने की जो अथॉरिटी होती है, the control over services in any state lies with the elected government and the chief minister of that state. However, this provision was not applicable to the state, or you can say the government of NCT, National Capital Territory, Delhi. तो डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ? तो एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि दो दिल्ली हैज इलेक्टेड गवर्नमेंट बट द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इन दिल्ली विद लाई टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स. दिल्ली में केंद्र के एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और सर्विसेज के मामले में जो अल्टीमेट से रहेगा वो एलजी के पास. दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाती है और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है. सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट में ऐसी कोई क्लियरिटी नहीं दी गई थी कि सर्विसेज का जो कंट्रोल है किसके पास रहेगा. इस साल सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन द फेवर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सेइंग दैट हालांकि दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का जो मई 2023 का जजमेंट है, so this 2023 judgment of May 2023 judgment of the Supreme Court, it has stated that though Delhi is not a full state, however giving the status of a UT with legislative assembly, this means constitution tried to introduce the same concept of asymmetric federalism which is applicable to other state. However, Delhi was not to make laws on the issues like land, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस. इसके अलावा बाकी सारे मामले में दिल्ली भी बाकी स्टेट के बराबर है. इसका मतलब ये होता है
कि जो सर्विसेज का कंट्रोल है वो अब से यानी मई 2023 के इस जजमेंट के पास बाद से एलजी के पास ना होकर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के पास रहेगा। Now, after this judgment of Supreme Court, what happened was very surprising and was not expected by many people, most of the people. What happened is the union government, yani President of India, promulgated an ordinance which is named Government of National Capital of Delhi Amendment Ordinance 2023, and that is popularly called Delhi Services Ordinance. Now, this ordinance tried to negate the judgment or try to negate the position which was established after the judgment of Supreme Court in the May 2023 verdict in the Government of Delhi versus LG case. Now, what does this ordinance say? That there has to be a permanent National Capital Service Authority. एक परमानेंट नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली चेयरमैन होंगे और उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मेंबर्स होंगे। अब होता है कि ये तीन लोग मिलके इस मामले के ऊपर डिसीजन लेंगे कि किसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी। जो डिसीजन आना है वो कैसे आना है? वो मेजॉरिटी के थ्रू आएगा। डिसीजंस जो होंगे वो मेजॉरिटी के ऊपर, मुझे मेजॉरिटी के साथ लिए जाएंगे। मतलब ये होता है कि इस कमीशन में तीन लोग हैं। आप गौर से देखो, चीफ मिनिस्टर is the chairperson and there are two chief secretaries, principal secretary and principal home secretary. These are the two persons who again belong to the bureaucracy. Now this here, if you go by the way of majority, this gives a majority of 2:1 in the favor of bureaucracy rather than elected government. So पहला मुद्दा तो ये। Now there is again a clause that says in case of any dispute the LG shall have the final say. तो इनके ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पे किसका फाइनल से होगा? एलजी का। कब? इस ऑर्डिनेंस आने के बाद। दिस मींस बाय दिस ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस ऑर्डिनेंस पास करने के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद स्थिति को उस समय लाके खड़ा कर दिया था जो वापस 2018 के नोटिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करती। राइट, आगे बढ़ते हुए लेट्स सी व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ओवर दिस ऑर्डिनेंस। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मई में वर्डिक्ट दिया उसके कुछ ही दिनों बाद ये ऑर्डिनेंस आया और सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन के बाद जब कोर्ट खुलती है तो दिल्ली की सरकार वापस से एक पिटीशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में that by bringing this ordinance center is trying to overrule the judgment of Supreme Court or this is a violation of direct orders of the Supreme Court. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन में कोई इंस्टेंट जजमेंट नहीं देते हुए ये कि whether the rolling out of this ordinance by the union government against which is trying to negate the judgment of the Supreme Court is valid or not, इसको हियर करने के लिए इस दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस को वापस से एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भेजने का फैसला कर। अब इस बैकग्राउंड में लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस, व्हेन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड एंड व्हाट इफ एन ऑर्डिनेंस व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड बाय द कोर्ट, फर्स्टली कैन इट बी डिक्लेयर्ड सो, एंड इफ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड then what will be the aftermath, right? So the Constitution of India in 2 of its articles provides about ordinances. Ordinance is a power, it is a legislative power, एक कानून बनाने की शक्ति है which has been given to the executive. Ordinance is the legislative power, however it has been vested in whom? Executive. आप बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखोगे there is no such ordinance making power because these democracy, the modern democracies work on the principle of separation of powers. Separation of powers मतलब जो legislative work है, this means law बनाने की जो शक्तियां हैं that should be exercised by the legislature, यानी parliament और state की legislatures करेंगे. The power to implement those laws lies with the executive, यानी prime minister, chief minister और bureaucracy के पास रहेगी. And the power to adjudicate, the power to decide shall be given to the judiciary. But in our country, you see,
there is a certain checks and balances and certain interference of each organs into different. जैसे राष्ट्रपति being the head of the executive, president of India, despite he is an executive authority, he is the head of the executive of union, have been given the legislative power, that is to pass an ordinance, and also certain judicial powers like granting pardons. तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 and 213 which talks about passing an ordinance? तो ऑर्डिनेंस एक ऐसा प्रोविजन है that enables executive to take immediate decisions which warrants immediate legislation, immediate law, and at that point of time the parliament or the legislature is not in. ऑर्डिनेंस यानी हिंदी में इसे अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश लाने का जो पर्पस था वो ये था कि कभी ये ऐसे सिचुएशन में जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगी और उस समय में किसी सिचुएशन को, किसी इमरजेंसी तरीके को डील करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो क्या होगा। इससे निपटने के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस के प्रावधान डाले गए। आर्टिकल 123 says that ordinance can be promulgated by the president. अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? When except both the houses are in session. The president can promulgate ordinances in all situation except both the houses of the parliament are in session. यानी जब दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा सेशन में होंगे उस समय प्रेसिडेंट नहीं प्रोमलगेट कर सकते ऑर्डिनेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन एनी सिचुएशन। यानी लोकसभा सेशन में हो, राज्यसभा ना हो तो भी कर सकते हैं, राज्यसभा सेशन में हो, लोकसभा ना हो तो भी कर सकते हैं, और दोनों हाउसेस सेशन में नहीं हो तो भी कर सकते हैं। Now this is the first criteria that when he can promulgate the ordinance. Now second criteria is also very important, and this creates a debates and discussion. It says if president is satisfied of the circumstances, if the president is satisfied of such a circumstances that it becomes necessary to take immediate action. यानी प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन, ये राष्ट्रपति को संतुष्ट होना पड़ेगा कि अभी वाकई ऐसा सिचुएशन आ गया है जिस समय हमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है और उसके लिए कानून भी बनाने की जरूरत है। तो देन ओनली प्रेसिडेंट कैन पास एन ऑर्डिनेंस। यानी पहला, जब सेशन में दोनों हाउसेस होंगी तो प्रेसिडेंट नहीं पास कर सकते, और दूसरा प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि देयर इज अ इमीडिएट सिचुएशन व्हिच रिक्वायर्स लॉ। तो देन प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस। नाउ किस मुद्दे पे, किन मुद्दों पे प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस? तो वैसे सारे मुद्दे जिस पे यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए सक्षम है। ऑन ऑल दोज मैटर्स upon which the Parliament of Union is competent to make the laws, the President can promulgate the ordinance. The same article 123 says that if President promulgate any ordinance on those matters upon which Union Parliament is not empowered to make the laws, those ordinances shall become void. तो मुद्दा हमने ये अभी तक देखा है। We have seen that who can promulgate the ordinance under Article 123? President can. What are the situations and what are the matters? Our ordinance, if it has been once promulgated by the president, he can withdraw it at any point of time. President आज अगर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो कभी भी अपनी स्वेच्छा से उसे वापस भी ले सकते हैं। बट ऑर्डिनेंस एक बार जब जारी हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने, ऑर्डिनेंस पास करने, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के बाद 6 वीक के अंदर, within 6 weeks, the ordinance has to be passed by each of the house of legislature. Suppose अगर मान लेते हैं कि आज के दिन, today, the president of India promulgates one ordinance, then within 6 weeks of today, this ordinance has to be passed by both the houses of parliament. अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाती है। The ordinance shall have no longer effect. छठा हफ्ता बीतने के दिन ही ऑर्डिनेंस का इफेक्ट समाप्त हो जाए। या फिर इस 6 वीक के अंदर if parliament disapproves the ordinance, then also ordinance will be void और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा।
अब मुद्दा ये आता है कि पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच का गैप, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने आज ऑर्डिनेंस पास किया और यस्टरडे, यानी प्रेसिडेंट तभी पास कर सकते हैं जब दोनों ही सेशन या एक कोई पार्लियामेंट का एक सदन या दोनों सदन, बोथ द हाउसेस और ईदर हाउस इज नॉट इन सेशन। मान लीजिए कि कल एक सेशन, एक पार्लियामेंट जो हाउस है वो आउट ऑफ सेशन चला, यानी लोकसभा आउट ऑफ सेशन चली गई, डिसॉल्व हो गई और नेक्स्ट इलेक्शन की वेट कर रही। आज ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया तो बाई रूल 6 हफ्ते के अंदर तो उसे पास करना था दोनों हाउसेस से, बट यहां पे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व और 4-5 महीने तक, अभी 2-3 महीने लगेंगे, सॉरी 4-5 महीने तो लंबा हो गया, 2-3 महीने तक इलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, सो दिस 6 वीक्स में बी ब्रीच। तो प्रोसीजर ये कहता है कि 6 हफ्ते के अंदर दोनों ही हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं तो इफ बोथ द हाउसेस डज नॉट मीट विद इन 6 वीक्स, तो जिस दिन ही दोनों हाउसेस एक साथ मिलेंगे उसके 6 हफ्ते के अंदर, राइट। और इस तरीके से यू विल नो दैट देयर इज अ फैक्ट मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी 6 मंथ, यानी दो हाउसेस बिना मिले, एक साथ बिना मिले कब तक चल सकती है, तो 6 महीने तक। इस वजह से कई जगह आप ये भी देखोगे कि जो मैक्सिमम पीरियड लिखा होता है ऑर्डिनेंस का वो कितना लिखा होता है, 6 months plus 6 weeks. So ideally ordinance should be passed by both the houses within 6 weeks. But if both the houses does not meet together within 6 means, then the 6 weeks from the date when both the houses meets together, वहां से, और वो गैप कितना हो सकता है मैक्सिमम, जब दोनों हाउसेस एक साथ 6 एक साथ ना मिले, वो 6 महीने का गैप हो सकता है। तो मैक्सिमम एट मैक्स एन ऑर्डिनेंस कैन बी सर्वाइव 6 months plus 6 weeks without getting passed by the parliament। ऐसा ही कुछ पावर 213 आर्टिकल के अंदर गवर्नर को भी दिया है। गवर्नर भी उन सब्जेक्ट मैटर्स पे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिसपे राज्य की विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉ। ड्यूरेशन एंड टाइम सेम है, 6 वीक और 6 महीने का, राइट। सो यू हैव सीन नाउ दैट व्हाट इज द पोजीशन and what is the provision through which and how ordinances can be passed in our constitution. Now the biggest debate concerning this ordinance is that sometimes executive tries to evade the parliament। मतलब एक बार आप ऑर्डिनेंस लाते हो, 6 वीक 6 महीने तक वो पास नहीं होता है तो लैप्स कर जाएगा, बट देयर इज नो लिमिटेशन कि वही ऑर्डिनेंस दोबारा से नहीं लाए जा सकते। ऐसा कई बार हो चुका है हमारे देश में, एंड इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स भी दिए हुए हैं। अब आपको समझना यह है कि जो लॉ बनाने की पावर है, बिकॉज ऑर्डिनेंस इज अ काइंड ऑफ लॉ इन इटसेल्फ। आर्टिकल 13 सेज ऑर्डिनेंस is the part of law. Article 13 of the Constitution defines the word law and it includes ordinance also. Then again you see Article 123 and 213. Both of these says ordinance once promulgated shall have the same effect of a law which is passed by the legislature. तो ordinance का जो शक्ति है वो तो बराबर है कानून की तरह, और कानून बनाने यानी लॉ पास करने की जो शक्ति है, पावर है, वो किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। नाउ बाय दिस वे दैट वंस एग्जीक्यूटिव इज पासिंग, प्रेसिडेंट ने आज ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया, 6 हफ्ते 6 महीने के बाद वो लैप्स कर जाता है, फिर से बिना पार्लियामेंट के सामने लाए हुए दोबारा से एक ऑर्डिनेंस ला दिया जाता है, फिर तीसरी बारी, फिर चौथी बारी। तो ये क्या है कि बिना पार्लियामेंट से अप्रूव कराए हुए भी एक लॉ बन रहा है, एंड दैट टू बाय द वे ऑफ ऑर्डिनेंस। जो लॉ लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए वो कौन बना रहा है, वो एग्जीक्यूटिव बना रही, राइट। तो इस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले, तो पहला केस है आरसी कूपर वर्सेस आरसी कूपर केस, दिस इज द केस ऑफ 1970। तो जब आपने ये देखा कि ऑर्डिनेंस बनाने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल क्राइटेरिया, तो देयर आर 2 क्राइटेरियाज। वन, बोथ द हाउसेस शुड नॉट बी इन द सेशन,
or either of them should not be in the session. And secondly, the satisfaction of the president that there is a necessary situation. Now question is, अगर president ने खुद ही determine कर लिया कि the situation is necessary, so that satisfaction can it be called into court कि हाँ जी president ने अपने आप से जो assume किया क्या वो सही था या गलत था. So in RC Cooper case, Supreme Court says president's decision to promulgate ordinance could be challenged on the grounds that immediate action was not required. तो कल को अगर ये साबित होता है कि प्रेसिडेंट ने खामखा एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया डिस्पाइट बीइंग that there is a need of immediate action by the way of legislation, तो वो ऑर्डिनेंस क्वेश किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. However, in order to negate this, there was an amendment, 38 amendment, that says president's satisfaction while making ordinance will be beyond judicial review. लेकिन आगे 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस प्रोविजन को डिलीट भी कर दिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन में 38th अमेंडमेंट के थ्रू ये डाला गया था कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो हिज सेटिस्फैक्शन इज फाइनल. However, this provision was deleted by 44th amendment. There is another and very famous case. This case is the landmark. अगर कभी आप ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखेंगे या फिर आपको एक क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा जो यूपीएससी ने अभी रिसेंटली पूछा है. In that there is a very famous case which must be useful for you. This is DC Wadhwa versus State of Bihar. ऐसा ही कुछ हुआ था frequent repromulgation of ordinances को लेके. इस केस में during the span of 1967 to 1981, during this 14 years, the government of Bihar repromulgated 256 ordinances. When the matter reached to the court, the Supreme Court was of the opinion that these kinds of frequent repromulgation of ordinance is a fraud on the Constitution. Why it is saying a fraud? Because ideally the power to legislate lies with the legislature, and ordinances are a tool to meet extraordinary situation, and it should not be made a tool to evade the legislative powers of the legislature. Now Supreme Court also observes that this kinds of a frequent repromulgation, in order to meet any political needs, should not be perverted to serve the ordinances should not be perverted to serve any kinds of political ends. ऑर्डिनेंस एक इमीडिएट सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए एग्जीक्यूटिव को दी गई शक्ति है जिसका दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं किया जाना चाहिए. दिस वाज अ जजमेंट इन द 1986 DC Wadhwa versus State of Bihar case. Now of lately there is another case in the Krishna Kumar Singh case. This is again Krishna Kumar Singh versus State of Bihar. 2017 का एक केस है और इसमें DC Wadhwa के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है. तो ये 7 जजों की बेंच ने इस कृष्ण कुमार, जिसमें हमारे अभी प्रेजेंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, तो इस केस कृष्ण कुमार सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने DC वाधवा वाले अपने जजमेंट को रीअफर्म करके कुछ डिटेल में चीजें बताई है. दैट सेज ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर के सामने रखना मैंडेटरी है. इट इज मैंडेटरी टू पुट ऑर्डिनेंसेस बिफोर द लेजिस्लेचर, एंड ट्राइंग टू इवेड और रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. Now second opinion what Supreme Court, second order what Supreme Court says is that power to issue an ordinance is conditional in nature, and both of those conditions should be fulfilled. First is the non-legislature of the houses of the legislature not being in the session, and secondly the satisfaction of the president. These are the essential conditions. Once these two are fulfilled, then only ordinance can be promulgated. Now third, ordinance making power does not constitute the president or the governor to a parallel source of law making power independent of the legislature. Now this is what I have been trying to indicate, and this is what has been affirmed in this judgment of the Supreme Court, right? So now we have discussed that how an ordinance can be made, what are the regions and what are the grounds through which an ordinance is made, what is the process, how it must be approved, and what in the case of frequent repromulgation of the ordinance. And now let's see, if an ordinance has been declared null and void by the Supreme Court, तो उस समय में क्या होगा, क्या किसी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर.
मुद्दा अगेन एक बार आप फिर से फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं तो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सेंटर की गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाती है। उस ऑर्डिनेंस में अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स और सर्विसेज की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर, एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी पावर एलजी के हाथ में। तो क्या इस ऑर्डिनेंस के अंदर एलजी किसी की ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं और कल को ये ऑर्डिनेंस नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो क्या एलजी द्वारा किया गया काम भी रिवर्स कर दिया जाएगा? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉन्क्रीट डिसीजन तो नहीं दिया है, बट हालांकि कहता है सुप्रीम कोर्ट दैट वंस एन ऑर्डिनेंस हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, द एक्शन टेकन अंडर दिस इफ दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट इफ दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो सुप्रीम कोर्ट सेज विल हैव टू डिपेंड अपॉन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि जनता के हित में जो भी होगा वो हम करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। तो इवन इफ एन ऑर्डिनेंस इज डिक्लेयर्ड वॉइड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एक्शन शैल बी रिवर्स्ड। उस सिचुएशन में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर एंड सुप्रीम कोर्ट इज ओपन to give any kinds of remedy as it would deem fit, right? So this were something I wanted to discuss about ordinance, and as here you can see there is a previous year question paper, but questions what UPSC has asked on the very important, see ordinance is very important topic and nowadays it is a very burning topic, कई सालों से हमेशा ही रहता है। तो ये I think 2022 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, discuss the essential conditions for the exercise of legislative powers by the governor। गवर्नर के legislative powers के exercise करने के लिए जो condition है वो आप बताएं। This means this question is asking you about Article 213. Discuss the legality of re-promulgation of ordinance. This means you have to indicate about DC Walcott case. Friends, this is it about ordinances. I just tried to give you a brief but yet a holistic idea about ordinances. We'll keep on making such videos. You can download the PDF of this from the official channel of Level Up team, and if you want us to make any of these informative videos, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पे वीडियोस बनाएंगे related to political issues, legal issues and any social issues we are trying to cover in this series. Meet you until next time. Stay informed and join us.